उत्तर प्रदेश, जिला इटावा, गांव शरीफपुरा। 19 जुलाई सन 1985 रात के 7 बज रहे थे। गांव में आमतौर पर इस समय या तो लोग सो जाते हैं या फिर खाना पीना खाकर घरों के बाहर बीते पूरे दिन की पंचायत चल रही होती है। हर तरफ खुसफुसाहट की आवाज थी। लोग लगे हुए थे एक दूसरे को अपनी अपनी सुनाने में। तभी एक तरफ से ये हंगामा मचना शुरू होता है कि अरे चलो रे गांव वालों, ठाकुर की बहू सुमित्रा खत्म हो गई। ये हंगामा इसलिए था क्योंकि सुमित्रा ने ठीक 3 दिन पहले यानी 16 जुलाई को अपने घर वालों को यह बता दिया था कि मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगी। अब उसके घर के बाहर गांव भर की भीड़ लग गई। सब शोक तो जता रहे थे, लेकिन साथ ही बहुत ज्यादा हैरान और डरे हुए भी थे कि कोई कैसे अपने मरने की सही भविष्यवाणी कर सकता है। खैर, अब इसके बाद यह तय किया गया कि ज्यादा देर तक शव को घर में नहीं रखेंगे। तो उस जमाने में गांव में शमशान घाट नहीं हुआ करते थे, बल्कि गांव से दूर किसी खुली जगह पर जहां लोगों का आना जाना ना रहता हो, वहां पर लोग अंतिम संस्कार कर दिया करते थे। तो कुछ लोग गए, उन्होंने लकड़ियां वगैरह इकट्ठा करना शुरू की। फिर एक महिला का अंतिम संस्कार होना था, इसलिए गांव की औरतों को सारी जिम्मेदारी सौंपी गई। सारी औरतें सुमित्रा के अगल बगल चौकड़ी मारकर बैठ गई और एक सुहागन होने के नाते वो लाश के रूप में लेटी सुमित्रा का श्रृंगार करने लगी। तभी अचानक जितनी औरतें वहां बैठी थीं, वो तेजी से चिल्लाईं और उठकर घर से बाहर भागीं। बाहर भी बहुत सारे लोग शोक जताने के लिए खड़े थे। उन्होंने हैरान होते हुए पूछा कि ऐसा क्या हुआ? तो बाकी किसी की आवाज तो निकली नहीं, लेकिन एक लड़की सहमी सी आवाज में बोली कि अचानक सुमित्रा ने अपनी आंखें खोल ली हैं। ये सुनते ही लोगों ने कहा, अरे ये तुम लोगों का डर और वहम होगा। ये सुनते ही एक दूसरी औरत बोली कि नहीं, मैं उसका श्रृंगार कर रही थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। तभी एक और औरत बोल पड़ी कि वो अपने दांत भी किटकिटा रही है। अब ये सुनते ही सारे लोग एकदम से घर के अंदर भागे। इटावा के इस शरीफपुरा गांव में एक ठाकुर का परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग थे, यानी कि पति, पत्नी और उनकी एक बेटी। जिस गांव में ये लोग रहते थे वो बहुत ही पिछड़े इलाकों में से एक था। ना वहां बिजली थी, ना सड़कें, ना अस्पताल, स्कूल, कुछ नहीं। यहां तक कि जमीन भी कुछ खास उपजाऊ नहीं थी कि लोग खेती बाड़ी से ही एक अच्छी खासी जिंदगी जी सकें। इसीलिए इस गांव के सभी मर्द दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहरों में कमाने के लिए चले जाते थे। सुमित्रा के पिता भी उनमें से एक थे। अब वैसे तो गांव की औरतों का ये काम हुआ करता था कि वो बच्चों को पाले पोसें, उन्हें जीवन जीने के तौर तरीके सिखाएं। जो भी उस जमाने के हिसाब से मुमकिन था वो सब कुछ। लेकिन सुमित्रा के केस में ये नहीं हो पाया, क्योंकि बचपन में ही उसकी मां गुजर गई। अब क्योंकि पैसा कमाने का एक ही जरिया था, यानी शहरों में जाकर नौकरी करना, तो मजबूरन पिता का वापस घर आकर पूरी तरह से अपनी बेटी के साथ रहना नहीं हो पाया। इसीलिए उसी गांव में रहने वाले उनके मुंह बोले भाई ने सुमित्रा को पालना पोसना शुरू किया। बचपन से ही उसकी जिंदगी अकेलेपन में कटने लगी, क्योंकि न उसका कोई भाई बहन। ताऊ जी जिनके यहाँ वो रहती थी, उनके भी कोई बच्चे नहीं। स्कूल कॉलेज जाने का कोई सिलसिला था ही नहीं। तो जिंदगी बस किसी तरह कटती जा रही थी। इसलिए जब सिर्फ वो 13 साल की हुई तो पिता और ताऊ जी ने मिलकर उसकी शादी कर दी। और उस समय के अनुसार बाल विवाह की प्रथा काफी आम भी थी, खासकर कि गांव दराज के इलाकों में। उसकी शादी जगदीश सिंह नाम के एक आदमी से हुई। अब फिर से वही प्रथा, यहाँ की कि वहां कुछ कमाने खाने का तो था नहीं, इसलिए जगदीश भी शहर में छोटे मोटे काम किया करता था। यानी कि शादी होने के बावजूद सुमित्रा की जिंदगी में फिर वही अकेलापन, वही उदासी। हालांकि उसके सास ससुर भी थे, लेकिन उम्र में काफी ज्यादा अंतर होने के कारण वो उनके साथ बिल्कुल भी घुल मिल नहीं पा रही थी। तो उसी तरह से बोरिंग जिंदगी चल रही थी कि तभी सन 1984 में सुमित्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया। और वो पल था जब पहली बार उसे लगा
कि मेरी अब तक की जिंदगी में मेरा कोई अपना जो मेरे दिल के बहुत करीब है और जो अब हमेशा मेरे साथ भी रहेगा, उसे मैंने पा लिया है। बेटे की पैदाइश के बाद वो बहुत खुश थी। दिन भर उसको सीने से लगा कर रखती। हालांकि शुरुआती दिनों में जब बाहर का कोई काम पड़ता, यानी कि दुकान से कुछ लाना है या कुएं में पानी भरने जाना है, जानवरों को पानी पिलाना है, इन सब कामों के दौरान वो बेटे को सास ससुर के पास छोड़ के जाया करती। लेकिन तकरीबन 5 महीने बाद एक दिन शाम के समय उसकी पड़ोसन दोस्त उसे कुएं तक पानी भरने जाने के लिए बुलाने आई। अब समस्या ये आ गई कि आज सुमित्रा के सास ससुर घर पर नहीं थे। वो पास ही के किसी गांव में कुछ काम के सिलसिले में गए हुए थे। ऐसे में बेटे को छाती से लगाया और सिर पर घड़ा रख के निकल गई वो कुएं से पानी लेने। वहां पहुंचकर उसने बेटे को 1 मिनट के लिए अपनी साथी को पकड़ाया, पानी भरा और वापस बेटे को सीने से लगाकर घर के लिए लौटने लगी। तभी अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वहां आगे चल रही और औरतों को एक बहुत जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो आवाज सुमित्रा की थी, जो अचानक से अपनी जगह पर किसी पुतले की तरह खड़ी हो गई थी। पानी का घड़ा नीचे गिरकर टूट गया था। हालांकि अपने बेटे को अभी भी उसने बाएं हाथ से सीने में चिपका कर रखा था, लेकिन इतनी तेजी से कि दर्द और घुटन के मारे बेटा खूब जोर जोर से रोने लगा। वहीं उसका दूसरा यानी कि दाहिना हाथ ऊपर आसमान की तरफ उठा हुआ था। उंगलियां सारी पीछे को मुड़ी हुई थीं और आंखों की पुतली चारों तरफ तेजी से गोल गोल घूम रही थी। उसके इस भयानक रूप को देखकर गांव वाले हैरान हो गए थे और डर के मारे जैसे उनकी सांसें थम गई हों। सुमित्रा के दांत किटकिटाने की आवाज इतनी तेज हो गई कि आसपास खड़े गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। उन्हें किसी काले साए या बुरी आत्मा का ख्याल डराने लगा। हिम्मत करके कुछ लोगों ने उसे सुमित्रा सुमित्रा कह के बुलाने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तकरीबन 5 मिनट तक ये सिलसिला चला। फिर अचानक से सुमित्रा वापस होशो हवास में आ गई। ठीक होते ही सबसे पहले उसका ध्यान अपने बच्चे पर गया, जो कि काफी तेज तेज रो रहा था। बच्चे को चुप कराने के साथ ही उसने अपना पानी के बर्तन, जो कि नीचे गिर गया था, उसे उठाया और उसके बाद जैसे ही नजर सामने पड़ती है तो वो हैरान सामने खड़े गांव वाले एकदम डरे सहमे हुए उसे एकटक देखे जा रहे थे। उसने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? सब ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? ये सुनकर गांव वाले और ज्यादा डर गए। उन्हें इस बात पर यकीन होने लगा कि कहीं कोई काला साया या आत्मा तो नहीं आ गई थी सुमित्रा के अंदर। खैर, कुछ बुजुर्ग लोग भी वहां मौजूद थे। उन्होंने समझदारी से काम लिया और बोले, नहीं नहीं, कुछ नहीं, हम तो बस पानी लेने के लिए अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। चलो रे सब, जल्दी जल्दी भरो। अब सुमित्रा को अंदर से ये लग रहा है कि कुछ तो हुआ है, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं। लेकिन उसे कुछ याद नहीं था, तो सोचते हुए वो वापस घर की तरफ चल देती है। घर आके वापस वही काम धंधा जिसके चक्कर में ये बात आई गई हो जाती है। हालांकि गांव में ये चर्चा धीरे धीरे फैलने लगी थी। 3 दिन बाद दिन में 11 बजे के आसपास सुमित्रा की सास को अचानक किसी के दांत कटकटाने की आवाज आने लगी। वो इधर उधर देखते हुए, कान लगाते हुए किचन में पहुंची। दरवाजे से अंदर जाते ही सास के रोंगटे खड़े हो गए। वो घबरा गई, क्योंकि सामने सुमित्रा का वही रूप था जो 3 दिन पहले गांव वालों ने कुएं के पास देखा था। उसकी सास ने जोर जोर से रोते चीखना शुरू किया, सुमित्रा सुमित्रा। ये सुनकर उसके ससुर भी किचन में आ गए। अगल बगल से पड़ोसी भी आ गए, लेकिन सुमित्रा पर कोई असर नहीं। इस बार फिर ये सिलसिला 5 से 10 मिनट तक चला। फिर अचानक उसका हाथ नीचे हुआ, आंखें नॉर्मल, दांत का किटकिटाना बंद और वापस से सुमित्रा ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब इस बार फिर उसने देखा कि घर में तो भीड़ इकट्ठा है। जब पूछना शुरू किया सास ससुर और पड़ोसियों से कि क्या हुआ, आप लोग यहां क्यों और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, लेकिन इस बार फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी
कि वो कुछ बोल पाएं। 3 दिन में ये दूसरी बार हुआ था, लेकिन अब हर 3-4 दिन में सुमित्रा के साथ ये सिलसिला शुरू हो गया था। 5 महीने तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। बीच में घर वालों ने गांव के वैद्य को भी दिखाया। कोई भूत प्रेत का चक्कर ना हो इसलिए झाड़ फूक भी कराई, लेकिन सुमित्रा पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। हालांकि हिम्मत करके एक दिन उसके पति ने सब कुछ साफ साफ सुमित्रा को बता दिया और तब से वो अपने घर वालों से, खासकर कि बच्चे से दूरी बनाने लगी कि कहीं मैं उस रूप में चली जाऊं और किसी को नुकसान न पहुंचा दूं। इसलिए ये करते करते 16 जुलाई सन 1985 की तारीख आ गई। दोपहर का टाइम था। खाना पीना खाकर घर वाले आराम कर रहे थे। सुमित्रा भी वहीं बैठे अपने बच्चे के साथ खेल रही थी कि तभी अचानक वो अपने उसी रूप में फिर से आ गई। लेकिन आज के उसके रूप में एक बहुत हैरान कर देने वाली चीज थी, जिसने उसके घर वालों के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। अपने उस रूप में सुमित्रा ने बड़ी तेज आवाज में एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि आज से ठीक 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। 3 दिन बाद मरने का ऐलान करके सुमित्रा फिर से अपने साधारण रूप में आ गई। इसके बाद जैसा कि शो की शुरुआत में ही आपने सुना था कि ठीक 3 दिन बाद यानी 19 जुलाई को सुमित्रा इस दुनिया को अलविदा कह भी देती है, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों के लिए। मुर्दा सुमित्रा के श्रृंगार के दौरान जब अचानक उसके शरीर में जान आ गई थी, तो घर वालों से लेकर गांव के जितने भी लोगों ने यह दृश्य देखा, वो कुछ मिनट के लिए तो दहशत में आ गए। और सुमित्रा के अंदर कोई आत्मा आ जाती है, इस बात को लेकर उनका शक हकीकत में बदल गया था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सुमित्रा को छुए और ये जानने की कोशिश करे कि क्या वाकई में वो दोबारा जिंदा हो गई है। हालांकि उसके घर वालों ने आवाज लगाना शुरू किया, सुमित्रा, सुमित्रा, क्या तुम हमें सुन पा रही हो? लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो तो बस अपनी आंखें खोलकर एक जिंदा लाश बनकर बस ऊपर को देखे जा रही थी। काफी देर तक घर वाले, गांव वाले सब परेशान कि अब क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे में लोग अपने अपने सुझाव देने लगे। कुछ का कहना था कि सुमित्रा जिंदा नहीं हुई है, यह हमारा वहम है। कुछ लोगों ने कहा कि उसकी आत्मा एकदम से अब बाहर निकली है, इसलिए आंखें खुल गई होंगी। कुछ लोगों ने कहा हमें झाड़ फूक तंत्र मंत्र करने वाले बाबा को बुलाकर दिखाना चाहिए। तो ये सब चल रहा था कि इतने में सुमित्रा का पति वही पुराने गांव के वैद्य को लेकर आ गया और उनको पूरी घटना बताई गई कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब क्योंकि उसी गांव के थे तो वैद्य को भी सुमित्रा के बारे में सब पता था ही, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उन्होंने सुमित्रा को चेक करना शुरू किया और फिर बोले कि ये तो जिंदा है। इस खबर को सुनने के बाद घर वालों के लिए तो चमत्कार हो गया था। पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि किसी चमत्कार की वजह से वो दोबारा जिंदा हो गई है। इधर वैद्य ने घर वालों को समझाया कि ये कुछ समय बाद होश में आ जाएगी, लेकिन इसे ये सब घटनाएं बताकर और ज्यादा सवाल जवाब करके परेशान मत करना। फिर धीरे धीरे करके भीड़ कम हुई। गांव वाले, रिश्तेदार सब अपने अपने घर वापस चले गए। कुछ 4-5 घंटे बाद सुमित्रा को होश आना शुरू हुआ। वो अचानक से उठी तो देखा बदन पर कोई कपड़ा नहीं, हर जगह तेल लगा हुआ, चेहरे पर आधा अधूरा श्रृंगार। ये सब देखकर वो चीख उठी और बोली कि क्या है ये सब, क्या किया गया है मेरे साथ। लेकिन उसके पति और सास ससुर ने कुछ बताया नहीं। उन्होंने कहा, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हारी मालिश की जा रही थी, तुम परेशान मत हो, लेट जाओ आराम से। ये कहते हुए पति ने सुमित्रा का हाथ पकड़ लिया। तभी सुमित्रा ने एकदम से घूर के उसकी तरफ देखा और चिल्लाकर हाथ को झटके से छुड़ाते हुए बोली, आप लोग हैं कौन और तुम कैसे मेरा हाथ पकड़ सकते हो? ऐसे ये बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे की तुमने? अब सब ये सुनकर बदहवास कि ये क्या कह रही है। इतने में सुमित्रा की सास उसका बच्चा लेकर बाहर आई और बोली कि ये देखो तुम्हारा बेटा। उसने उसे भी पहचानने से इनकार कर दिया। ये सुनकर सबको लगा कि जो मां अपने बेटे को हर पल सीने से लगाकर रखती थी, वो अचानक उसे भी पहचानने से इनकार कर रही है। कहीं इसकी याददाश्त तो नहीं चली गई। घर वालों ने फौरन दोबारा से वैद्य जी को बुलाया
और बताया कि ये होश में तो आ गई है, लेकिन किसी को पहचान नहीं रही। वैद्य जी ने फिर से चेक किया और कहा कि ये जिस तरह से वापस जिंदा हुई है, हो सकता है कोई शॉक लगा हो, सदमा पहुंचा हो। अभी तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन रुक जाओ, थोड़ा समय दो, अभी के लिए इसे अकेला छोड़ दो। ये कहकर वैद्य जी चले गए। आज की रात बीती, अगला दिन आया। सुमित्रा बिल्कुल ठीक ठाक उठी। उसने अपने सारे काम किए, जैसे नहाना धोना, ये सब कुछ, लेकिन ना वो किसी से नजर मिला रही थी, ना तो कुछ बोल रही थी। यहां तक कि अपने बच्चे के भी एक बार पास तक नहीं गई। घर वाले बेचारे इसी इंतजार में राह देख रहे हैं कि शायद ये उसके सदमे का असर है, थोड़ा टाइम और लगेगा, फिर वो ठीक हो जाएगी। इसी आस में 3 महीने बीत गए। जुलाई से अक्टूबर आ गया। इस दौरान बहुत सारी कोशिशें घर वालों के और गांव वालों के द्वारा की गई, पर किसी को उसने नहीं पहचाना। लेकिन एक ऐसा काम वो इन 3 महीनों के दौरान लगातार कर रही थी, जिसने घर वालों और गांव वालों सबको हैरान परेशान करके रखा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों और आखिर कैसे सुमित्रा ये कर सकती है। सुमित्रा ने एक अनोखा काम करना शुरू किया। वो रोज कागज कलम उठाती, लेटर लिखती और फिर अपने पति को कहती कि जाओ पोस्ट ऑफिस जाकर इसे पोस्ट कर दो। पति ने ये सोचा कि चलो कम से कम ये इस बहाने ही सही, पर मुझसे कुछ बोल तो रही है, इसलिए वो लेटर लेकर जाता और पोस्ट करके आ जाता। हालांकि ये बात उसके घर वालों को, यानी कि सुमित्रा के सास ससुर, खुद उसका पति, सबको हैरान कर रही थी, क्योंकि जब सुमित्रा अनपढ़ थी तो ये भला कैसे हो सकता है। लेकिन समस्या यहां ये भी थी कि घर में और कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था कि वही समझ पाता आखिर लेटर में लिखा क्या जा रहा है। खैर, क्योंकि वैद्य ने और गांव के कुछ और समझदार लोगों ने सुमित्रा के पति और घर वालों को यह समझाया था कि कुछ समय तक वो जो कर रही है उसे करने दो, बिल्कुल भी दिमाग पर जोर मत डालो या किसी चीज के लिए उसे परेशान मत करना। शायद इसलिए इन 3 महीनों में सुमित्रा जब जब कोई लेटर लिखकर अपने पति को देती, वो बेचारा चुपचाप जाता और गांव के बाहर पोस्ट बॉक्स में डालकर चला आता। यही करते करते अब 20 अक्टूबर सन 1985 की तारीख आ गई, यानी कि सुमित्रा की मौत के ठीक 3 महीने बाद। इस दिन एक आदमी शरीफपुरा गांव में पहुंचता है। इधर उधर चक्कर लगाने के बाद वो गांव के कुछ लोगों से पूछता है कि क्या यहाँ कोई ऐसी महिला रहती है जिसे बार बार दौरे आते हों, वो अक्सर चीजें भूल जाया करती हो, उसका बर्ताव एक आम इंसान की तरह ना होकर कुछ अलग हटकर हो। ये सुनकर लोग थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि ये एक बाहर का आदमी, जिसे आज के पहले गांव में देखा नहीं गया, वो अचानक आकर सुमित्रा की हरकतें बयां करते हुए उसके घर का पता क्यों पूछ रहा है। तो इनमें से एक शख्स उस आदमी से सवाल करता है कि आप कौन और क्यों किसी ऐसी महिला को ढूंढ रहे हैं। तो इस पर वो आदमी जवाब देता है कि छोड़िए ना आप, अगर पता है तो बताइए, वरना कोई बात नहीं। अब ऐसे में गांव वाले थोड़ा हिचकिचाते जरूर हैं, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि हो सकता है सुमित्रा के घर वालों ने शहर से किसी डॉक्टर या किसी और जानने वाले को बुलाया हो। तो वो उस आदमी को पता बताने की बजाय अपने साथ ही सुमित्रा के घर लेकर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही देखा तो सुमित्रा का पति बाहर ही जो गांव के घरों में बरामदा होता है, यानी कि मेहमान वगैरह जहां बैठाए जाते हैं, वहां पर बैठकर चाय पी रहा था। लेकिन जब गांव के कुछ लोगों को इस अनजान आदमी के साथ आते देखा तो खड़े होकर वो भी बाहर आ गया। अब आते ही उससे भी उस अनजान आदमी ने वही सवाल पूछा कि आपके घर में इस तरह की हरकतें करने वाली कोई महिला रहती है क्या। ये सुनते ही सुमित्रा के पति ने कहा कि आप कौन हैं, किसने आपको ये सब बताया और इससे आपको क्या लेना देना है। इसके जवाब में इस अनजान आदमी ने कहा कि मेरा नाम राम सिया त्रिपाठी है, मैं आपके इस गांव से 80 किलोमीटर दूर पड़ने वाले डिबियापुर गांव से आया हूं। वहां मेरा घर भी है और मैं उसी गांव के स्कूल में टीचर हूं। मुझे यहां आज इसलिए आना पड़ा है क्योंकि पिछले 3 महीनों से मेरे घर पर कुछ लेटर भेजे जा रहे हैं, जिन्हें मैंने शुरुआत में तो नजरअंदाज किया, लेकिन फिर जब यह सिलसिला आए दिन का होने लगा और देखते देखते महीनों बीत गए तो मैंने सोचा एक बार जाकर देखना पड़ेगा। और जो महिला मुझे वो लेटर भेज रही हैं, शायद वो आप ही के घर में रहती हैं, बस एक बार उनसे मिलवा दीजिए। अब ये सुनने के बाद पहले तो वहां खड़े सब लोग 1-2 मिनट के लिए सोच में पड़ गए और तभी सुमित्रा के पति ने फिर से पूछा कि क्या नाम बताया आपने अपना। तो इस आदमी ने इस बार थोड़ा तेज से जवाब दिया कि राम सिया त्रिपाठी। अब इस बार ये आवाज अंदर बैठी सुमित्रा के कानों तक पहुंच गई। उसने जैसे ही ये नाम सुना
वो अंदर से भागते हुए आती है और राम सिया त्रिपाठी को गले लगा लेती है। गले लगाते ही वहां जितने भी लोग खड़े थे वो सब बदहवास, किसी को समझ ना आए कि ये हो क्या रहा है। खुद राम सिया त्रिपाठी भी सुमित्रा को दूर हटाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सुमित्रा उनसे बिल्कुल अलग नहीं होना चाहती। वो तो बस उन्हें गले लगाकर खूब तेजी से रोना शुरू कर देती है। खैर, फिर बड़ी मुश्किल से राम सिया त्रिपाठी ने उसे खुद से दूर हटाया और पूछा कि तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो। सुमित्रा अपना हक जताने वाली आवाज में बोलती है, आप मेरे पापा हैं और वो लेटर मैं ही भेज रही थी। अब ये सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। राम सिया त्रिपाठी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी बेटी ऐसी नहीं दिखती। इस पर सुमित्रा दोबारा से जवाब देती है कि यकीन मानिए पापा, मैं आपकी शिवा हूं। ये सुनकर अब त्रिपाठी जी का दिमाग भी ठनका। उन्हें लगा कि इसे मेरी बेटी का नाम कैसे पता। खैर, इसके बाद भी जब वो बार बार इनकार करते रहे तो सुमित्रा ने कहा कि पापा, मैंने आपको इतने लेटर लिखे, आप मेरी हैंडराइटिंग नहीं पहचान पाए। ये सुनते ही उन्होंने तुरंत अपनी जेब से उसका भेजा हुआ वो लेटर निकाला और ध्यान से नजर घुमाकर देखा तो मालूम हुआ कि हाँ, ये हैंडराइटिंग तो वाकई मेरी बेटी जैसी ही है। लेकिन फिर भी ये कैसे मुमकिन हो सकता था भला। तो अब उन्होंने सुमित्रा से कहा कि चलो, अच्छा अगर तुम मेरी बेटी हो तो मेरे इन सवालों का जवाब देना होगा तुम्हें। सुमित्रा कहती है, पूछिए पापा, जो भी आपको पूछना है, क्योंकि मैं हूं आपकी शिवा ही, सब पता है मुझे। त्रिपाठी जी बरामदे में पड़ी एक मेज पर अपना ब्रीफकेस रखकर खोलते हैं और उससे एक एल्बम निकालते हैं। वो एल्बम उनकी बेटी शिवा त्रिपाठी की शादी का था। उन्होंने एल्बम खोला और सुमित्रा को एक एक फोटो दिखाकर पूछना शुरू किया। सुमित्रा ने एल्बम में एक तस्वीर को देखकर कहा कि ये मेरी मां है। दूसरी को देखकर वो बोली कि ये मेरा भाई है। एक और तस्वीर उसने देखी और बोली, ये मेरा पति है छेदीलाल। और इस बगल वाली तस्वीर में जो दोनों बच्चे हैं वो भी मेरे हैं। उसी के नीचे एक और महिला की तस्वीर थी जिस पर उंगली रखकर सुमित्रा कुछ नहीं बोली और एकदम से घबरा गई। उसे पसीना आने लगा। राम सिया त्रिपाठी ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुमने सबका सही सही बताया है अब तक, क्या इन्हें नहीं पहचान पा रही हो। बहुत देर तक चुप रहने के बाद सुमित्रा डरी सहमी आवाज में कहती है कि ये मेरी ननंद है और इसी ने उस दिन मेरे सिर पर पथराव करके 19 जुलाई सन 1985 को मेरी हत्या की थी। जैसे ही सुमित्रा ने यह बोला, राम सिया त्रिपाठी खड़े हुए और एकदम से उसे गले लगाकर शिवा मेरी बेटी ये कहते हुए रोने लगे। इसके बाद 15-20 मिनट तक ये सब चलता रहा। राम सिया त्रिपाठी और सुमित्रा, जिसको कि शिवा कहा जा रहा था, वो दोनों इस तरह से इमोशनल हो चुके थे कि कुछ बताने की हालत में ही नहीं थे। हालांकि थोड़ी देर बाद उनको पानी वगैरह पिलाकर शांत करवाया गया और फिर सुमित्रा के पति और उसके घर वालों ने पूछना शुरू किया कि आखिर ये सब है क्या। ये कह रही है कि आपकी बेटी है, आप भी अब उसे अपनी बेटी शिवा मान रहे हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है भला, क्योंकि ये तो मेरी पत्नी है सुमित्रा। ये सब सुनने के बाद अब राम सिया त्रिपाठी ने सच्चाई बताना शुरू किया। 24 अक्टूबर सन 1962 को मेरी बेटी शिवा का डिबियापुर में जन्म हुआ था। उसके बाद जब मेरी बेटी 18 साल की हो गई तो मैंने उनकी शादी छेदीलाल नाम के एक लड़के से कर दी। इसके बाद 5 साल के अंदर अंदर मैं 2 बार नाना भी बन गया था, यानी शिवा को 2 बेटे हुए। इतने में शिवा बोल पड़ती है, पापा, रिंकू और टिंकू। सियाराम त्रिपाठी हां में अपना सिर हिलाते हैं और आगे बताना शुरू करते हैं कि दोनों बच्चे होने के बावजूद मेरी बेटी शिवा की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं थी और इसकी 2 वजह थी। पहली ये कि ससुराल में कोई व्यक्ति शिवा जितना पढ़ा लिखा और समझदार नहीं था। क्योंकि मैं खुद एक टीचर था तो मैंने अपनी बेटी को ग्रेजुएशन कराया था। इस बात को लेकर ससुराल वाले बेटी से जलने लगे। वो कुछ भी अच्छा बताती तो उन्हें लगता कि अपने पढ़े लिखे होने का घमंड दिखा रही है। दूसरी वजह थी दहेज। वहां अक्सर मेरी बेटी से अलग अलग सामान और पैसों की डिमांड की जाती थी और इसी चक्कर में अक्सर सास ससुर, ननद और मेरी बेटी शिवा के बीच लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। फिर 18 जुलाई सन 1985 के दिन अचानक मेरे एक दोस्त ने आकर घर पर खबर दी कि शिवा इस दुनिया में नहीं रही। उसने रेलवे ट्रैक पर जाकर खुदकुशी कर ली है। उस दिन मैं घर पर नहीं था, लेकिन बाकी घर वाले फौरन शिवा के ससुराल पहुंचे। वहां जाकर देखा
तो ऐसा नहीं लग रहा था कि यह खुदकुशी रेलवे ट्रैक पर की गई है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शिवा के सिर पर एक गहरी चोट थी, जैसे किसी चीज से बहुत जोर से मारा गया हो। उसके अलावा और कुछ नहीं। हालांकि ससुराल वालों ने बताया कि घर में पति से नॉर्मल झगड़ा हुआ था, लेकिन शिवा ने बिना वजह इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब इससे पहले कि मैं ससुराल पहुंच पाता, उन लोगों ने जानबूझकर उल्टा सीधा बहाने देते हुए कि हम ज्यादा देर तक शव घर में नहीं रख सकते, अपशगुन हो जाएगा, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और मेरे पहुंचने से पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन वजह कोई और थी। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बेटी खुद नहीं मरी, बल्कि उसे मारा गया है। इस तरह ये सियाराम त्रिपाठी ने पूरी कहानी सुना दी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 18 जुलाई को उसकी बेटी शिवा की मौत हुई और ठीक 24 घंटे बाद 19 जुलाई को सुमित्रा की मौत हुई, जिसने 3 दिन पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। और इसी बात से पहले तो यह अंदाजा लगाया गया कि शिवा का सुमित्रा के शरीर में पुनर्जन्म हुआ है। फिर बाद में इस बात पर पूरी तरह से सच का ठप्पा लगाया वैज्ञानिकों ने, क्योंकि जब सुमित्रा, जो कि शिवा बन चुकी थी, वो वापस अपने गांव राम सिया त्रिपाठी के साथ चली गई, तो फिर ये खबर हर जगह फैली, अखबारों में भी छपी और इस पर जांच भी हुई, जिसमें वैज्ञानिकों ने माना कि हां, ये सच है, वाकई में इस लड़की का पुनर्जन्म हुआ है। उसके बाद सुमित्रा उर्फ शिवा ने सुमित्रा के ही पति और घर वालों के साथ रहना शुरू कर दिया था। वो दोनों और उनके 3 बच्चे, यानी एक सुमित्रा का और 2 शिवा के, ये लोग एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जी रहे थे। फिर सन 1998 में शिवा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और उसी के 2 साल बाद उसके पति ने भी। हालांकि उनके बच्चे आज भी जिंदा हैं।